विधानसभा चुनाव में बीजेपी कुछ सांसदों को भी उतार सकती है। जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने के लिए ऐसा किया जा सकता है। आखिर किस किस की चर्चा है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। सांसद लड़ सकते हैं विधानसभा चुनाव। जातीय समीकरण या कुछ और दबाव। वैसे तो पहले भी इस तरह के प्रयोग हुए हैं, लेकिन इस बार ऐसे सांसदों की लिस्ट ज्यादा हो सकती है जिन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है। कहा जा रहा है कि पार्टी फीडबैक के आधार पर होमवर्क कर रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 6 सांसदों को मैदान में उतारा जा सकता है। अब सवाल है आखिर किस किस की चर्चा है। तो सबसे पहला नाम आ रहा है केपी यादव का। दरअसल सिंधिया परंपरागत सीट गुना से लड़ सकते हैं। ऐसे में केपी यादव को विधानसभा में ही मौका दिया जा सकता है। यादव वर्ग में संतुलन बनाने के लिए ऐसा किया जा सकता है। इसी तरह सीधी सांसद रीति पाठक का नाम भी आ रहा है। विंध्य में ब्राह्मण वोटर ज्यादा हैं। ऐसे में पार्टी रीति पाठक को उतारकर ब्राह्मण के साथ महिला वर्ग को साध सकती है। तो वहीं सतना के सांसद गणेश सिंह कुर्मी समाज से आते हैं। सतना रीवा के साथ सीधी के कुछ हिस्सों में कुर्मी समाज का खासा दखल है। ऐसे में इनके आने से कुर्मी वोट बैंक को साथ लाने में मदद मिल सकती है। जबकि होशंगाबाद सांसद राव उदय प्रताप सिंह को आगे बढ़ाने की तैयारी है, क्योंकि इलाके के कई नेता वरिष्ठ हो चुके हैं। इसी तरह उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया पूर्व में विधायक रह चुके हैं। विधानसभा में लौटते हैं तो खटीक वर्ग मजबूत होगा। बलई वर्ग को छोड़कर बाकी जातियां एकजुट होंगी। तो वहीं रतलाम के सांसद जीएस टामोर बीजेपी के कद्दावर नेता रहे दिलीप सिंह भूरिया की कमी को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी सांसद हैं जिनके नामों पर चर्चा चल रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में टिकट किसको मिलता है किसको नहीं मिलता है, इसका निर्णय नेतृत्व करता है। पार्टी तय करती है कि किस कार्यकर्ता को क्या काम देना है, उसका कहाँ पे उपयोग है। आने वाले चुनाव में विधानसभा में भी पार्टी निर्णय करेगी कि किसको क्या दायित्व देना है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जब भारतीय जनता पार्टी पे कटाक्ष करती तो इस बात का जवाब कांग्रेस को जरूर देना चाहिए कि ना वहाँ पार्टी है, ना संगठन है, ना कार्यकर्ता है। और अब तो आलाकमान की बात भी कोई मानने को तैयार नहीं है। एक तरफ जेपी अग्रवाल साहब कहते हैं कि कांग्रेस का कोई भी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं है, और दिग्विजय सिंह रोज कह रहे हैं कि कमलनाथ हमारे उम्मीदवार हैं। भारतीय जनता पार्टी की शुरू से ये आंतरिक रिपोर्ट बाहर आ रही हैं कि उनके 60% विधायक जीतने की संभावना रखते हैं और बहुत ख़राब प्रदर्शन उनका रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी ने शायद अब ये तरीका निकाला होगा कि सांसदों को इस मजबूरी में ला के लड़ाया जाए चुनाव विधानसभा का। तो अगर इस स्तर पर भी लड़ना चाहती है बीजेपी तो लड़ ले। आज की तारीख का जनता उनके विरोध में है। कितने ही सांसद आके विधायक के चुनाव लड़ने विधानसभा का, या कोई भी वो चेहरा उतार दें। आज सिंबल बीजेपी का जनता की आंखों के अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफदेह है और जनता उसको हटाना चाहती है, बदलना चाहती है। आने वाले समय में आप देखेंगे बहुत से ऐसे चेहरे के परिवर्तन बीजेपी करेगी। जितनी खबरें बाहर आ रही हैं, बहुत से सांसद आएंगे यहाँ पर लोकसभा से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, पर होगा कुछ भी नहीं। बीजेपी चुनाव हारने जा रही है। हालांकि कहा जा रहा है कि जातीय और क्षेत्रीय संतुलनों को साधने के लिए सांसदों पर दांव आजमाने की तैयारी है, लेकिन जानकार बताते हैं कि कुछ को विधानसभा चुनाव में उतारने के पीछे मजबूरी भी है, क्योंकि कई जगहों पर मौजूदा सांसदों के समीकरण बिगड़े हैं। जीतने की संभावना ही एक कारण है इसमें, जो जीत सकते होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक तो अपना जो टारगेट वोटिंग परसेंट का तय किया 51% और 200 सीटें, वो लक्ष्य यदि पाना है तो उन्हें केवल जिताऊ उम्मीदवार चाहिए, चाहे वो सांसद हों या महापौर हों। हर उम्मीदवार को या हर चेहरे को भाजपा आजमा सकती है, क्योंकि हर बार चुनाव में इस तरह के प्रयोग देखे जाते हैं। इसमें जातीय समीकरण बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह जाते, क्योंकि जहां सांसद को उतारा जाएगा, यदि वहां उस जाति का बाहुल्य है तो स्वाभाविक तौर पर उसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन किसी न किसी विधानसभा क्षेत्र में हर सांसद का एक अपना वर्चस्व होता है, जिसका ही लाभ भारतीय जनता पार्टी उठाना चाहती है। ये कहा जा रहा है कि 2024 में कई सांसदों के टिकट काटे जा सकते हैं, लेकिन इनमें कई ऐसे चेहरे हैं जिनका विधानसभा में पार्टी बेहतर इस्तेमाल कर सकती है। इससे पार्टी के 2 काम हो जाएंगे। पहला तो ये कि पार्टी विधानसभा चुनाव में जिताऊ चेहरों पर दांव लगा सकेगी। दूसरा ये कि प्रदेश स्तर पर एक नई लाइन तैयार हो पाएगी।
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी नई नई रणनीतियों पर काम कर रही है। जातीय समीकरण और क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के लिए हो सकता है कि इस बार कुछ सांसदों को भी विधानसभा चुनाव के टिकट दिए जाए। हालांकि ये रणनीति कितनी कारगर साबित होगी, ये देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ नीलम गुरवे, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश। खबर तो यह है कि बीजेपी विधानसभा चुनाव में रिस्क नहीं लेना चाहती। सांसदों का इलाके में प्रभाव होता है, उनके उतारने से एक माहौल तैयार होगा। पार्टी को कई सीटों पर जिताऊ चेहरे मिल जाएंगे। तो वहीं मध्य प्रदेश में तीसरा मोर्चा भी जोर लगा रहा है। छोटे छोटे दल मिलकर एक नई ताकत के तौर पर स्थापित करने में लगे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या मध्य प्रदेश में तीसरी ताकत के लिए कोई गुंजाइश है? रिपोर्ट आप देखिए। एमपी में तीसरी ताकत की मोर्चेबंदी। जमीन पर दिख पाएगी नई गुटबंदी। छोटे दलों की सियासी बिसात कितनी दमदार होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह से छोटे छोटे दल मिलकर एक नया गठजोड़ खड़ा करने में लगे हैं, उससे वोटों के समीकरण जरूर बदल सकते हैं। अब तक भीम आर्मी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और पिछड़ा मोर्चा साथ थे, अब समाजवादी पार्टी की भी इसमें एंट्री हो गई है। अखिलेश यादव की महू में मौजूदगी को तीसरे मोर्चे के शक्ति प्रदर्शन से जोड़कर देखा जा रहा है। खास बात यह है कि आदिवासी सीएम और 2 डिप्टी सीएम का दांव खेलकर SC, ST और OBC को साथ लाने की कोशिश हुई है, क्योंकि अगर ये तीनों जातियां एक हो गई तो बड़ी पार्टियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन बड़े दलों का दावा है कि छोटी पार्टियों के एक साथ आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये जो चुनावी मौसम में जो अवसरवादिता के प्रतीक मोर्चे होते हैं, इनका आधार क्या होता है? ना तो इनका केंद्र में नेतृत्व करने वाला कोई नेता होता है, ना ही विचारधारा होती है, और ये जितने भी मोर्चे में दल आते हैं वो एक दूसरे के विपरीत लड़के ही अस्तित्व में आए होते हैं। मसलन समाजवादी पार्टी अगर दलित समाज की बात करेगी तो उत्तर प्रदेश में उनका उत्पीड़न करने वाली सबसे पहली अगर कोई पार्टी थी, गुंडा राज का प्रतीक जिसने दलितों को सताया, वो समाजवादी पार्टी थी। तो ऐसे में एक दूसरे के विरोधाभासी ये दल मध्य प्रदेश की जनता के सामने कैसे मुंह दिखा पाएंगे, मुझे इसमें कोई बात नजर नहीं आती है। देखिए, जहां तक दलित वर्ग का सवाल है, दलित वर्ग अब बहुत जागरूक है और विगत चुनाव में बिल्कुल बाकायदा ये इतिहास है कि अब उन्होंने निश्चित रूप से चुन लिया है कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो स्वतंत्रता से लेकर आज तक हर उनकी मुसीबत में और उत्थान में उनके साथ है। निश्चित रूप से किसी भी डेमोक्रेसी में यदि अन्य पार्टी आती, तीसरा मोर्चा आता है, अच्छी बात है, एक स्वस्थ कहीं ना कहीं कंपटीशन होता है। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ और ये वोट कटुआ भी मुझे लगता है कुछ अतिशोक्ति हो जाएगी इनके लिए कहना। हाँ, आमद जरूर दे रहे हैं तो उनका स्वागत है। अब सवाल है कि आखिर छोटे दलों की रणनीति क्या है, तो चलिए इसका गणित भी आपको बता देते हैं। प्रदेश में SC की आबादी 16% है, 35 सीटें SC के लिए रिजर्व हैं। सामान्य की 19 सीटों पर भी 20% SC वोटर हैं, यानी करीब 50 सीटों पर ये किंग मेकर हैं। इसी तरह GGP यानी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का आदिवासियों में जनाधार है। 47 सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व है। 46 सीटों पर GGP और JS का जनाधार माना जाता है। 2018 में 19 सीटों पर GGP को 10,000 से ज्यादा वोट मिले थे। मतलब साफ है कि आदिवासी और SC अगर साथ आ जाएं तो करीब 90 सीटों पर घेरेबंदी मजबूत हो जाएगी। और अगर यूपी से लगी सीटों पर भी जातीय समीकरण का असर दिखा तो 100 से ज्यादा सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। मध्य प्रदेश की राजनीति का मॉडल हमेशा से बायपोलर रहा है। हालांकि बीच में कुछ राजनीतिक दल आए, जनता दल हुआ, उसने 30 के लगभग सीट से कभी जीती। बहुजन समाज पार्टी का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहा, लेकिन वो सत्ता के सिंहासन तक नहीं पहुंच पाई या सत्ता में भागीदारी भी नहीं कर पाई। भले ही आज जो आगामी जो चुनाव है उसके लिए जो परिदृश्य दिख रहा है, जिसमें ST, SC और OBC वर्ग को लेकर
एक तीसरा मोर्चा बनाए जाने की संभावना दिख रही है। लेकिन मध्य प्रदेश में ओबीसी की संख्या 51% के अधिक होने के बावजूद भी सभी जातियां उसमें जो शामिल हैं वो यूनाइट होना एक बड़ा सवाल पैदा करती हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर 2018 में किसे कितनी सीटें और वोट मिले थे। तो आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी को 109 सीटों के साथ 41% वोट मिले थे, कांग्रेस को 114 सीटों के साथ 40.09% वोट मिले थे। इसी तरह निर्दलियों को 4 सीट के साथ 5.8% वोट मिले थे। तो वहीं बीएसपी को 2 सीटों के साथ 5% और जीजीपी को 0 सीट के साथ 1.8% वोट मिले थे। पिछले 4 चुनावों के ट्रेंड बताते हैं कि अन्य दलों को अधिकतम 18% और न्यूनतम 8% तक वोट मिलते रहे हैं। 2003 में 13% वोटों के साथ अन्य दलों को 13 सीटें मिली थी। 2013 में 8.5% वोटों के साथ 4 सीटें मिली थी। इसी तरह 2018 में 18% वोटों के साथ 7 सीटें मिली थी। लेकिन ये ट्रेंड तब के हैं जब छोटे दल अलग अलग लड़े थे। अगर ये एक साथ चुनाव एकजुट होकर लड़ गए तो सियासी समीकरण बदल भी सकते हैं। दलित, ओबीसी और एसटी मिलकर गठबंधन खड़ा कर लेते हैं तो इसमें सियासी दलों का नुकसान भी हो सकता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि इस गठबंधन का राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व कोई ज़्यादा मजबूत नज़र नहीं आ रहा। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इस बात का दावा अभी भी कर रहे हैं कि जिन दलों को लेकर गठबंधन की बात की जा रही है वो पहले से ही उनके दलों से जुड़े हुए हैं। अब देखते हैं कि सियासी राजनीति में ये गठबंधन कितना कामयाब हो पाता है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। अब इसमें एक खबर तो यह है कि एमपी में 2 दलों में ही टक्कर होती रही है, तीसरे मोर्चे की गुंजाइश नहीं रही है। निकाय चुनाव में ट्रेंड बदले हैं, आम आदमी पार्टी के एंट्री से समीकरण बदले हैं, इसीलिए छोटे दल विधानसभा चुनाव के लिए ताल ठोक रहे हैं। तो वहीं महाकौशल का चुनावी ट्रेंड हर बार चौंकाने वाला रहता है, इसीलिए इस संभाग को सत्ता का किंग मेकर भी कहा जाता है। सवाल यह है कि क्या इस बार भी महाकौशल राजनीतिक पंडितों को चौंकाएगा या फिर 2018 वाला ट्रेंड ही रहेगा। पूरी रिपोर्ट आप देखिए। महाकौशल के ट्रेंड पर क्यों है नजर? नतीजों का सत्ता पर कितना असर? वैसे तो सत्ता की चाबी 5 इलाकों में बटी है, लेकिन महाकौशल को लेकर सियासी पार्टियों की चिंता सबसे ज्यादा रहती है। इसके पीछे वजह यह है कि महाकौशल के नतीजे हमेशा चौंकाने वाले होते हैं। एक पार्टी के साथ लगातार रहने का ट्रेंड नहीं है। लोग हर चुनाव में पाला बदलते हैं। आदिवासी सीटें ज्यादा है। यहाँ के ट्रेंड का असर दूसरे इलाकों पर भी पड़ता है। दूसरे इलाकों के आदिवासी प्रभावित होते हैं, इसीलिए पार्टियों की नजर इस पर ज्यादा रहती है। 2018 में महाकौशल और खासकर आदिवासी सीटों पर बीजेपी को बड़ा झटका लगा था, इसीलिए बीजेपी को सत्ता से बाहर होना पड़ा था। इसीलिए कांग्रेस की कोशिश पुराने ट्रेंड को बरकरार रखने की है, तो वहीं बीजेपी 2018 से हटकर नतीजे चाहती है। हमारा तो सीधा से सिद्धांत है कांग्रेस पार्टी का, सबको साथ में लेकर चलो, सबका काम करो, सबका विकास हो, प्रदेश में खुशहाली रहे, भ्रष्टाचार ना हो और हर वर्ग का ध्यान रखो, चाहे महाकौशल हो, चाहे विंध्य हो, चाहे मालवा और निमाड़ हो, चाहे चंबल हो, चाहे ग्वालियर हो, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे बघेलखंड हो, सब जगह कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। 2023 के चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता पुनः कमलनाथ जी के नेतृत्व में जबरदस्त बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनाएगी और पुनः जो काम हमारे अधूरे रह गए थे हम उनको शुरू करेंगे और पूरा करेंगे। इस बार मुझे लगता है कि सरकार बनाने में महाकौशल की बड़ी भूमिका होगी और 2013 से रिकॉर्ड से भी हम आगे जाएंगे। जिस तरह से सरकार और संगठन दोनों काम कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लगातार मेहनत कर रहे हैं और लाडली बहनों को लेकर और तमाम योजनाओं को लेकर जब हम जनता के बीच में जाएंगे, कार्यकर्ताओं के माध्यम से जब हम जनता तक उसका लाभ लोगों को मिले, ये हमारे मुख्यमंत्री जी की और संगठन की दोनों की इच्छा है और उस पर लगातार हम सब लोग काम कर रहे हैं।
तो आने वाले समय में हम सबको क्या, पूरे पार्टी के लोगों को और नीचे जो जनमानस का एक मूड दिख रहा है, वो लोग ये मानते हैं कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करने वाली सरकार है। अब आपको बताते हैं कि आखिर महाकौशल के सियासी समीकरण क्या हैं। तो दरअसल महाकौशल में विधानसभा की 38 सीटें हैं। 2018 से पहले बीजेपी की एक तरफा जीत होती रही है। 2008 में बीजेपी को 31 सीटें मिली थी, 2013 में 24 सीटें मिली थी, जबकि 2018 में सिर्फ 13 सीटें मिली। कांग्रेस को 24 सीटें मिली थी। संभाग में कुल 8 जिले हैं, 8 में से 5 जिले आदिवासी बाहुल्य हैं। 2018 में आदिवासी जिलों में बीजेपी को बड़ा झटका लगा था। हालांकि कांग्रेस के लिए 2018 के प्रदर्शन को दोहराना चुनौती भरा काम है, क्योंकि संभाग में संघ की सक्रियता बढ़ी है। लेकिन चूंकि कमलनाथ महाकौशल से ही आते हैं, इसीलिए कांग्रेस को इस संभाग से उम्मीदें हैं। ये ऐसा है कि बीजेपी जो है पिछले चुनाव के आंकड़ों से थोड़ी घबराई हुई है, क्योंकि पिछले चुनाव में 38 में से 24 सीटें कांग्रेस को मिली थी और 13 ही बीजेपी को मिली थी और 1 निर्दलीय था। उसके बावजूद बीजेपी जो है यहाँ फोकस बहुत ज़्यादा की हुई है और बीजेपी अभी हाल ही में जैसे 20 तारीख को यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम शिवराज सिंह कर रहे हैं लाडली बहना का, उसमें 1 लाख महिलाएं जुटाने की कोशिश है और ऐसे ही कार्यक्रम अभी चलते ही रहेंगे। छिंदवाड़ा पे भी फोकस आप देख ही रहे हैं कि लगातार वहाँ मोदी से लेकर के अमित शाह की सभाएं हुई हैं, जो कि एक अपने आप में अजूबा है कि छिंदवाड़ा जैसी जगह पे जहां कांग्रेस का वर्चस्व है, इतना फोकस दे करके क्या हासिल होने वाला है। प्रदेश में मालवा, निमाड़ और महाकौशल ही 2 ऐसे संभाग हैं जहां पर आदिवासियों की आबादी सबसे ज्यादा है, या यूं कहें कि 47 रिजर्व सीटें भी इन्हीं इलाकों में है। जो भी इन सीटों पर बढ़त बनाता है, सत्ता उसके कदमों में होती है। शायद यही वजह है कि आदिवासियों को साधने की होड़ सी चल रही है। पिछले कुछ महीनों में आदिवासियों को साथ लाने के लिए कई कार्यक्रम हुए। इस रेस में कांग्रेस और बीजेपी दोनों शामिल है। अगर महाकौशल का मिजाज फिर बदला तो कांग्रेस के लिए ये खतरे की घंटी हो सकती है। मध्य प्रदेश में सत्ता की कुर्सी का रास्ता महाकौशल के गलियारों से होकर ही गुजरता है। यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस लगातार महाकौशल को फोकस पर रखे हुए हैं, क्योंकि महाकौशल में आदिवासी भी आता है। 2018 के बाद कांग्रेस ने महाकौशल को भरपूर प्रतिनिधित्व दिया था, बीजेपी ऐसा नहीं कर पाई। यही वजह है कि बीजेपी के शीर्ष नेता लगातार महाकौशल पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। लेकिन देखना यह होगा कि 2018 के चुनाव परिणामों के बाद 2023 के चुनाव परिणामों में महाकौशल कितना असर डालता है। दुर्गेश कुमार, टीम न्यूज स्टेट। अब खबर तो यह है कि महाकौशल में छोटे दल भी सक्रिय हैं। आदिवासी सीटों पर समीकरण बदल सकते हैं, इसीलिए बड़े दल संभाग में ज्यादा अलर्ट हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ में